guys, my name is Tanuja Sharma. I am your chemistry teacher and welcome to CTS. आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वर्नर थ्योरी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। वर्नर थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस कर लिया था कि क्या होता है और उसकी ट्रिक्स क्या होती हैं। तो चलिए अब उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें कुछ बता देती हूँ जिससे आपको क्वेश्चंस करने और आसान हो जाएंगे। तो आप इस तरह वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी। ये जो वर्नर थ्योरी है इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज करेंगे, यानी कि क्वेश्चंस में हम किस तरीके से इसको यूज करेंगे पहले वो देख लेते हैं एंड देन वी विल डू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जो एप्लीकेशन है इसके वो दो जगह पर बेसिकली हम पढ़ेंगे। एक है कंडक्टेंस और कंडक्टेंस में भी जनरली मोलर कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस ले लो या कंडक्टिविटी ले लो। एक तो कंडक्टेंस में पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। अच्छा जी, आप शुरू करें। अब जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए अगर मैं देखूं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़कर आ चुके हो ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़कर। तो बताओ, याद करो, दिमाग पर जोर डालो, याददाश्त को घुमाओ अपनी और बताओ जल्दी कि क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which are dependent on the number of particles। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर चेंज हो तो वो प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने चार पढ़ी थी, रिमेंबर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो चार पढ़ी थी यहाँ वहां पर तुमने। आप देखना बेटा, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल के बढ़ने पर बढ़ती है तो मैं लिख सकती हूँ ना दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये मार्कर की एक तो खत्म, लेट मी टेक द अनदर वन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, उतनी ही ज्यादा होगी। तो अब बेटा यहाँ पर जो आपसे सवाल पूछेगा वो पूछ लेगा जनरली डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से। तो याद रखिएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट लिख लेती हूं मैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना ज्यादा बढ़ेंगे डिप्रेशन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ने 3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं तो उसका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, किसी ने 2 नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं तो उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। मैं कह रही हूँ डिप्रेशन ज्यादा होगा, मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसमें चेंज की बात कर रही हूँ, यानी कि मैं उसमें डिप्रेशन की बात कर रही हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट मेरा जो डिप्रेस होगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होने से वो ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा, ज्यादा कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पार्ट। ठीक है, अब आते हैं कंडक्टेंस पर। बेटा बिल्कुल जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़कर आते थे, देखो कहाँ कहाँ से ब्रांचेस मर्ज हो रही हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़कर आते थे तो वहां पर तुमने मोलर कंडक्टेंस पढ़ी थी, रिमेंबर? तो याद करो उसी को, मोलर कंडक्टेंस को, कंडक्टिविटी को। तो बेटा वहां पर आपको भी पढ़ाया जाता था कि जितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे उतना कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आई कैन राइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी दिस कंडक्टेंस is directly proportional to number of charged particles, or I can say number of ions, यानी कि नंबर ऑफ आयंस जैसे जैसे बढ़ जाएंगे कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है यार। ठीक है, आयंस जितना ज्यादा बढ़ेंगे कंडक्टेंस उतना ज्यादा बढ़ेगी। कंडक्टेंस है ही क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब मैं यहाँ पे यार वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने बैठ जाऊंगी फिर, समझो इस बात को। जो 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 भी कंडक्टेंस होती है, ठीक है, जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी होगी वो दो ही वजह से होगी, या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से या आयन की वजह से। इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, ये जो वायर्स में आप देख रहे हो, आयंस होते हैं जनरली सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। आयंस में जो कंडक्टेंस होती है वो, सॉरी, जो सोल्यूशन में कंडक्टेंस होती है वो जनरली आयंस की वजह से होती है। तो यानी कि जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो सोल्यूशन के अंदर वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो बढ़ गए। जब वो चार्ज पार्टिकल्स बढ़ गए तो ले जाने वाले, समझो इस बात को, कैरी करने वाले वो चार्ज पार्टिकल्स बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से करंट, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? करंट को अलग कर दो बेटा, तुम सिर्फ कंडक्टेंस पे ध्यान दो, अभी उतना हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करेंगे, ठीक है। तो यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी सोल्यूशन में बढ़ जाएंगे तो उसका कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको कैरी करने वाले, उस चार्ज को कैरी करने वाले पार्टिकल्स बढ़ गए हैं, और अगर वो बढ़ जाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। क्लियर? ओके, तो चलिए ये एप्लीकेशन पार्ट क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, वैसे तो लिमिटेशन कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल लिमिटेशंस कोई पूछेगा नहीं वैसे तो, बट स्टिल आप समझ लीजिए लिमिटेशन, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। सबसे पहला लिमिटेशन था वर्नर का कि वो ये नहीं बता पाए थे कि देखो, जब उनकी थ्योरी, देखो बेटा, जब कोई भी साइंटिस्ट थ्योरी देता है तो बाकी सारे साइंटिस्ट आ जाते हैं उसमें कमी निकालने, ठीक है। बाकी सारे साइंटिस्ट आके बैठ के कमी निकालना शुरू कर देते हैं कि जो तुमने थ्योरी दी है, क्या ये इस पर एप्लीकेबल है, क्या ये इस पर एप्लीकेबल है, ठीक है। जितनी भी साइंस फिक्शंस हैं एक बार देखना, फिक्शंस क्यों, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ठीक है, रामानुजन सर के ऊपर बनी हुई है, तुम वो भी देखना चाहे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि साइंटिस्ट कितना एक दूसरे से, क्या बोलूं मैं ठीक है। तो द थिंग इज, जब वर्नर अपनी थ्योरी लेकर आए थे तो उनकी थ्योरी पर भी बाकी सबने क्वेश्चंस उठाए। उनसे सबसे पहले उनसे पूछा गया, उनके सामने ये क्वेश्चन रखा गया कि ये जो आपकी थ्योरी है, ये कुछ ही, जो डी ब्लॉक के कुछ ही एलिमेंट हैं, ठीक है, वो ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं। एस ब्लॉक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नहीं बनाता है भाई? पी ब्लॉक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नहीं बना रहा? ये जो तुम्हारे पास सर्टेन तुमने एलिमेंट लिए हुए हैं, यही क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं? तो वर्नर ने चुप रहना ज्यादा बेटर समझा गलत बताने से। मेरी बात समझ रहे हो, है ना? गलत बताने से बढ़िया है, जैसे वो थॉमसन का मॉडल नहीं था, तरबूज में बीज, ठीक है, लास्ट में वो गलत ही प्रूव हो गया, और फिर वो मजे के लिए पढ़ाया जाता है थॉमसन मॉडल। अब तुम्हें ये पेपर में थोड़ी आता है वो, है ना? तो समझो इस बात को, उन्होंने चुप रहना ज्यादा बेटर समझा कि यार चुप रह जाते हैं, ठीक है, लिमिटेशन तो कुछ ना कुछ तो होंगे यार, 80s की है वो थ्योरी, ठीक है, 80s नहीं, 18th सेंचुरी की है, 18th सेंचुरी। अच्छा अब देखो, अब आगे आते हैं, दूसरा लिमिटेशन उनके ऊपर लगा कि चलिए, अगर आपने इतना सब कुछ हमें बता ही दिया है तो आप मुझे ये बता दो कि मेटल और लिगेंड के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है। वर्नर चुप, वर्नर के पास फिर भी कोई जवाब नहीं था। अगेन वर्नर समझदार व्यक्ति थे भाई, उन्होंने चुप रहना ज्यादा बेटर समझा। कल को गलत बोलते नोबेल प्राइज थोड़ी ना मिलता उनको, है ना? जो पोस्टुलेट बताए थे वो सही थे भाई, इतना पता है मुझे, ये सही है, ठीक है, गलत नहीं बोलेंगे हम, बिल्कुल मेरी तरह तो चलिए अब समझिए, अगला जो उन्होंने दिया, अगला जो उनसे क्वेश्चंस पूछे गए, वो पूछे गए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर, कि बताइए इसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं क्या? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जैसे कि, जैसे आयरन है, आयरन मैग्नेटिक होता है ना, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, वो इलेक्ट्रिक जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो इसी तरह से जब उनसे पूछा गया क्या इस कंपाउंड में कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, क्या ये पैरामैग्नेटिक है, क्या ये डायमैग्नेटिक है, इतना सब उनसे पूछ लिया, उन्होंने मना कर दिया, मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता, ठीक है, मेरी लिमिटेशन बना दो इन्हें, मुझे नहीं पता, अगली कोई थ्योरी बता देगी, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो लिमिटेशन क्या क्या थी कि सर्टेन अमाउंट ही, सर्टेन एलिमेंट्स ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं, सब क्यों नहीं बना रहे, मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग कैसी होगी ये भी नहीं पता, और एक लिमिटेशन क्या, अभी तो पढ़ाई थी,
याद आ गई तुमको? ठीक है, तो लिख लेना कॉपी में। ठीक है, तो चलो अब ये हो गई लिमिटेशन, ये मैंने एप्लीकेशन पढ़ा दिए। नाउ फटाफट वी मूव टू क्वेश्चंस। चलिए अब आ गए हम अपने सवालों पर। दिस इज द बेस्ट पार्ट, जितना सीखा उसको अप्लाई करो, अप्लाई करो और फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाओ कि हाँ जो सीखा वो आ गया। देखिए बेटा जी, सबसे पहला जो सवाल है बेटा, मैंने क्वेश्चंस मिक्सअप करके लिए हैं। ठीक है, और काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज द मिक्सअप। ठीक है, क्वेश्चंस को अलग अलग, काफी सारे क्वेश्चंस थे, उनको मिक्स किया गया है। तो ये इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको सीबीएसई में मिल जाएगा। ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये आईआईटी जेईई नीट के लिए हैं, और ये मैचिंग जैसे आपके एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं उस तरह से। ठीक है, तो मैंने हर क्वेश्चन को मिक्स किया हुआ है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। बेटा उसने हमसे कहा कि प्रेडिक्ट द करेक्ट फॉर्मूला, ये टेबल हमें गिवन है। अब इस टेबल से वो हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास ये कंपाउंड है COCl3, 6 अमोनिया, फिर 5 अमोनिया, फिर 4 अमोनिया, और जब मैं इस कंपाउंड में AgNO3 डालती हूं, AgNO3 भूल गए? अरे यार कैसे भूल सकते हो, ऑर्गेनिक में टेस्टिंग नहीं होती क्या? Cl आयन की, क्लोराइड आयन की, ब्रोमाइड आयन की या फिर आयोडाइड आयन की जो टेस्टिंग होती है वो AgNO3 डालकर ही होती है। ठीक है, याद आया कुछ? ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ते हो ना, टेस्ट पढ़ते हो ना सबके, एल्डिहाइड का क्या है, कीटोन का क्या है, बिल्कुल इसी तरह से क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या फिर जो हेलोजन्स होते हैं उनके टेस्ट के लिए आप उसमें AgNO3 डाल दो। उनके अगर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है तो आपका AgCl होगा। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है? अब देखो ऐसे ही AgBr और AgI के प्रेसिपिटेट बनते हैं येलोइश। देखना बेटा, मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ AgNO3, यानी कि जब मैं AgNO3 डालूंगी तो इसमें जब AgNO3 मैंने डाला तो इसके 3 मोल बन रहे हैं। 3 मोल माने देखो बेटा COCl3.6 अमोनिया, और इसमें जब मैंने AgNO3 डाला है तो मेरा 3 मोल AgCl बन गया, यानी कि 3 मोल्स ऑफ AgCl तो मैंने यहां लिख दिया। तो मेरा बचेगा कितना भाई? सोचो ना, इसमें से 3 मोल Cl तो निकल गए ना बाहर, यानी Cl तो चले गए, चलते बने। अब कोबाल्ट किसके साथ बच गया? कोबाल्ट किसके साथ बच गया बेटा जी? अमोनिया के साथ बच गया। ओहो, कोबाल्ट किसके साथ बच गया? अमोनिया के साथ बच गया। तो आप लिख दीजिए ऐसे। अब देखना बेटा जी, अब आपको थोड़ा सा दिमाग यहां लगाना पड़ेगा चार्ज बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, चार्ज बैलेंसिंग के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो बेटा 3 Cl अगर बाहर भागे हैं, 3 Cl माइनस भागे हैं तो छोड़ कर कितना भाई? अगर किसी से तुम 3 Cl माइनस निकालो, तुम किसी से 3 माइनस निकाल लो तो उस पर कितना बच जाएगा? 3 प्लस ना, तभी, क्योंकि अगर दोनों को मिलाओगे तभी तो न्यूट्रल बनेंगे। समझो इस बात को, जब दोनों को मिलाओगे तभी तो न्यूट्रल बनने वाले हैं। यानी कि अगर मान लो किसी से 2 माइनस भाग गया तो उस पे कितना बच गया? 2 प्लस, दोनों को जोड़ दो, न्यूट्रल। क्लियर? तो यानी कि अगर 3 माइनस का मतलब 3 Cl भाग गए तो इस पर कितना चार्ज बच गया होगा बेटा? +3। ये आपको करना आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब देखो बेटा, ये तो मैंने तुम्हें तरीका बिल्कुल अलग बता दिया। आप एक चीज समझ लीजिए, जब आप ये प्रेडिक्ट द फॉर्मूला वर्नर थ्योरी से करेंगे तो आप इस फॉर्मूला को लिखेंगे, इसको ये रिएक्शन नहीं बताएंगे, ये मैंने आपके लिए बताई है। दिस रिएक्शन इज फॉर यू। ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हें करना पड़ेगा जब आप VBT/CFT पढ़ोगे तब, तो आपको ये रिएक्शन नहीं लिखनी है, इसीलिए मैं इसको अभी हटा रही हूं। आपको क्या लिखना है? देखिए, जब आपने AgNO3 डाला तो 3 Cl मेरे निकल गए हैं, इसीलिए मेरा जो कंपाउंड है वो कुछ, क्योंकि जाने वाला कौन था? याद करो, जिससे जन्म जन्म का रिश्ता नहीं था वही जाता था, और वो कौन होता था? वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता था।
क्योंकि उसकी बॉन्डिंग कैसी होती थी, आयोनिक। तो मैं Cl को कहाँ टिका दूं बेटा, बाहर। समझ में आई बात, क्लियर हो गई। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर, अभी सीखेंगे। क्लियर हो गई बात, डन 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 डन। फॉर्मूला हमने पहले भी सीखा है इसका, ठीक है। देखिए देखिए बेटा जी, अगर मान लीजिए मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगी, यहां बनाते हैं बेटा जी स्ट्रक्चर, नीचे सबका एक साथ बना देंगे फिर। अमोनिया अमोनिया अमोनिया, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, इनका इनका। अब आगे बेटा Cl Cl पर। अब देखो ये जो Cl हमारे निकले हैं बाहर, इनसे तो इनका रिश्ता है नहीं, इनसे तो सिर्फ बातचीत थी। तो डॉट 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 बन गया। क्लियर, बन गया स्ट्रक्चर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हो गया मेरा, फर्स्ट का मैंने प्रेडिक्ट कर दिया। सेकंड का बेटा होना चाहिए, तुमसे होना चाहिए यार, बताओ जल्दी। बना क्या कॉपी में, पॉज करके बना लो। देखो CuCl3.5NH3। अब देखना बेटा जी, उसने कहा मुझसे 2 AgCl निकलते हैं, यानी कि मेरे 2 Cl तो टिका दो बाहर, 2 टिका दो बाहर और बाकी छोड़ दो अंदर। बस यही तो करना है, क्योंकि इसके निकले हैं 2, तो तू जा बाहर Cl को लगा दो, 2 Cl को बाहर लगा दो और बाकी को छोड़ दो बिल्कुल अंदर। क्लियर बात, डन। ये हो गया मेरा सेकंड का फॉर्मूला। ओके चलिए अब आते हैं नेक्स्ट है COCl3.4 अमोनिया। अब जब जनाब पर AgNO3 पड़ेगा तो ये बोले कि मैं तो सिर्फ एक ही AgCl दूंगा, यानी कि एक ही Cl को टिका दो बाहर और बाकी को कर दो अंदर। CONH3 4 Cl2। देखिए बेटा जी, क्या आपको बात समझ में आई? बात समझ में आई तो जल्दी बताइए। 3 Cl थे, 3 तो हो गए मेरे बाहर, फिर 2 Cl निकले थे तो 2 मैंने बाहर टिका दिए, फिर 1 निकला था तो मैंने 1 टिका दिया बाहर। अब ये कहे अगर कि 1 भी नहीं निकल रहा तो मैं किसी को बाहर ना निकालूंगी। क्या मेरी बात की समझ में आ गई? ओके तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए बेटा जी, अब मैं इसमें आपसे थोड़े क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। ओके देखो बेटा, ये जो मैंने यहाँ पर लिख दिए स्ट्रक्चर्स तो इनके बना लोगे। जैसे ये सेकंड वाला जो है बेटा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कोबाल्ट हो गया, जन्म जन्म के रिश्ते वाले बना दो बेटा, और फिर बिना जन्म वाले रिश्ते बना दो। 2 Cl है मेरे बाहर, ठीक है, और एक हो गया ये अमोनिया थे मेरे 5 अमोनिया। अब बेटा जी देखिए, यहाँ पर ये जो मेरा Cl है ना, ये वाली जो लाइन आप बनाओगे, ठीक है, इसको ना आप दोनों बना देना कि भाई तेरे से ना तू था तो बाहर लेकिन तू अंदर आ गया मुझे सेटिस्फाई कराने के लिए। सो यू आर, देखो बेटा इससे दोनों तरह के रिश्ते बना देना, मेरी बात समझो, इससे दोनों बना देना बेटा, डैश और ये डॉटेड, ठीक है, क्लियर, डन, ओके। बात समझ में? ऐसे तीसरे का खुद बना लेना। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। सवाल ये है कि अगर मैं तुमसे रेशियो पूछूं कि क्या रेशियो है नंबर ऑफ आयंस का, अगर मान लो मैं इसको अब पानी में डाल दूं, ठीक है। सबसे पहले देखो बेटा, वर्नर ने दिया ये, लेकिन हमने क्या किया, जब हमने इंप्रूवमेंट कर ली तो हमने उसको बदल दिया इस फॉर्म में। वर्नर ने हमें क्या दी थी, प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसी। मेरी बात समझ में आ रही? प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसी इस फॉर्म में, लेकिन हम निकालते इस फॉर्म में। क्लियर हो गया? ये वर्नर का तरीका, ये मॉडर्न तरीका। अब इस मॉडर्न तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी निकालना ज्यादा आसान है। मेरी बात समझ आई?
अब देखो इसमें अगर मैं तुमसे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी पूछूं, प्राइमरी वैलेंसी पूछा और सेकेंडरी वैलेंसी पूछा, तो सबसे पहले बता दो बेटा, फटाफट शर्माओ मत, जल्दी बता दो, कॉपी में निकाल के लिख लो और फिर चेक कर लेना। देखो देखो अगर मैं इसमें पूछूं प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी मैंने किसके बराबर बताया था, क्या ट्रिक बताई थी, पीओसीएस, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर है, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, जल्दी बताओ यार, निकालना तो सिखाया था तुमको आईयूपीएसी में। याद है, देख लो 3 Cl माइनस जाएगा तो इसमें +3 बचेगा, ये न्यूट्रल है तो इसका कितना हो गया, इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई मेरी 3, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 3 है यार। क्लियर। अच्छा अब सेकेंडरी कितनी होगी, देखो सेकेंडरी किसके बराबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनों से सराउंड कर रखा है, वही कोऑर्डिनेशन नंबर था। कितने है बेटा, 6 से 6 लगा दिए यार। डन 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 डन। अब अगला देखिए, CONH3 Cl कितनों से बेटा, कितनों से सराउंडेड है, 1 5 तो NH3 हो गए जन्म वाले, ठीक है, 1 हो गया Cl बिना जन्म, ये भी तो अब जन्म वाला ही बन गया है, ठीक है। तो कितने होगा बेटा, ये टोटल होगा मेरे 6, ठीक है। और अगर इससे पूछूं सेकंड, इससे यहां पूछो, देखो यहां देखो पहले, तो यहां पर भी कितने हो गए बेटा, 6, ठीक है। अब बेटा प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होती है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, 2 माइनस का यहां से जाएगा, ये 3 ही आएगा, 3 ही आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लेना, आईयूपीएसी वाले में सिखाया हुआ है, अगर किसी बच्चे को यहां निकालना नहीं आ रहा है तो। ओके डन, क्लियर। अब देखते हैं बेटा आगे, मैंने तुम्हें क्या समझा दिया, मैंने तुम्हें प्रिडिक्ट करना सिखा दिया फॉर्मूला को, फिर मैंने तुम्हें इसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी देखना सिखा दिया। अब प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बहाने तुम ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर भी देखना सीख गए, ठीक है। तो लगभग आपने कितने 1 2 3 5 से 6 चीजें सीख ली, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टेंस किस में होगी, तो बता दीजिए सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टेंस किस में होगी। इन तीनों का अगर आपसे पूछा जाए, ये तीनों में से सबसे ज्यादा किस में होगी, बताइए। हाँ अभी सिखाया था ना एप्लीकेशन में, याद करो किस में होती है मोलर कंडक्टेंस सबसे ज्यादा, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे। भाई नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा किस में होंगे, देख लो इसका रेशियो क्या है, जब ये टूटेगा तो 1 पार्टिकल ये 3 ये, यानी कि 1:3, यानी कि मुझे टोटल 4 पार्टिकल्स मिलेंगे, जिसमें से 1 पार्टिकल मेरा ये होगा और 3 पार्टिकल ये होंगे, है ना। इक्वेशन तोड़ के दिखाई थी ना, वो इसीलिए दिखाई थी। ओके अब अगर मैं इसको देखूं तो इससे कितने मिलेंगे, 1 पार्टिकल ये और 2 पार्टिकल ये, यानी कि मुझे टोटल 3 पार्टिकल मिलेंगे, जिसमें कि एक मेरा ये होगा जो इंटैक्ट रहेगा अंदर, और 2 मेरे Cl माइनस मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगला देखो बेटा, एक ये और एक ये 1:1 का रेशियो हो गया। अगर मैंने इसको नाम दे दिया 1 2 3 तो है ही, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे इस पे पूछ लूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ दिया मैंने, डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन पूरा लिखना पड़ता है यार, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैंने पूछ लिया कि डिप्रेशन सबसे ज्यादा किस में होगा, तो बताइए। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ सकती हो, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है ना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किस में होगा, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा किस में है, फर्स्ट वाले में है, फिर सेकंड वाले में है, फिर थर्ड वाले में है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मोलर कंडक्टेंस बता दीजिए बेटा, तो भी ऑर्डर क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। 1 2 3 के बजाय ना इनको ABC कर लो, A, B, C, A, B, A, B, C, आरोही अवरोही। क्लियर, डन,
समझ में आ गया? हाँ, ओके गुड। यानी कि आपने इसमें सीख लिया स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं। यहाँ आपको ये गिवन रहेगा, इससे आप स्ट्रक्चर निकाल सकते हो और आप इससे एप्लीकेशन के थ्रू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और मोलर कंडक्टेंस भी निकाल सकते हो। मैंने यही आपको लास्ट जो मेरा वर्णन थ्योरी का वीडियो था, मैंने वहां पर भी बोला था बेटा आपको कि आपका जो क्वेश्चन होता है वो मिक्स होकर आता है, ठीक है। फिर तुम्हें लगेगा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कोऑर्डिनेशन और इलेक्ट्रो मिक्स कर सकता है और कोऑर्डिनेशन ऑफ और सॉल्यूशन मिक्स कर सकता है। क्लियर? डन? बेटा वर्णन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, तो छोड़कर मत जाना इसको। क्लियर? ओके, अब आते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को मैं हटा रही हूं। नाउ वी मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खुद ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं कराऊंगी। ट्राई करके देखो एक बार, ट्राई करो, कुछ नहीं होता फिर भी ट्राई करो। ये क्या बन गया? देखो बेटा, the octahedral complex of CrCl3 6H2O, CrCl3 वहां लिखते हैं, मजा नहीं आ रहा, CrCl3 6H2O, ठीक है। ये मुझे कॉम्प्लेक्स गिवन है। उसने कहा undergo loss of 3 molecules of water, what will be the probable structure। यानी कि जब मैं इसको हीट करूं या फिर इसमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दूं, या तो आप हीट कर दो बेटा, पानी जो है वो हीटिंग से भागता है, लेकिन हीटिंग से बहुत सारा पानी भी निकल सकता है, तो इसीलिए आई प्रेफर कि मैं इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल देती हूँ कोई, ठीक है। वो स्लोली डिहाइड्रेट करेगा इसको, तो मैंने कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया है, जैसे P2O5, ठीक है, P2O5। ओके, अब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है इसके 3 पानी के मॉलिक्यूल्स को खा जाता है, ठीक है, या सोक कर लेता है, कुछ भी बोल दो। तो 3 को तो जिसने सोक कर लिया, तो बचेंगे मेरे पास कितने? 3 बचेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसा लिख दूं? CrCl3 H2O का होल 3, और बाहर क्या आ जाएगा बेटा आपका बाहर आ जाएगा 3H2O। ये तो बेटा निकल गए ना, 3H2O तो निकल गए बाहर, ठीक है, इनका तो लॉस हो गया। तो प्रोबेबल स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, अब इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो ना भाई, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। सब क्या बनेगा, किस लाइन से बनेगा? बोल्ड लाइन से बनेगा। जन्म का साथ है, इनका, ठीक है, हमारा तुम्हारा, इनका। क्लियर? डन? ओके, तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब बेटा अगला क्वेश्चन है, द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ CO+3 हैविंग द फॉर्मूला कोबाल्ट H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा लग रहा है ये, कोबाल्ट H2O का होल 4 Cl.Br गिव व्हाइट PPT विद AgNO3। यानी कि जब इस पर AgNO3 डाला गया तो बेटा जी इसने व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दे दिया, व्हाइट पीपीटी दे दिया। और व्हाइट पीपीटी आपको पता है AgCl का आता है, AgCl का व्हाइट पीपीटी आता है, यानी कि Cl किसके साथ भाग गया? Ag के साथ भाग गया। और क्या बना दिया बेटा? दोनों मिले, Ag प्लस Cl माइनस दोनों मिले और क्या बन गए? प्रेसिपिटेट बन गए। किस कलर के? व्हाइट कलर के, ठीक है। तो यानी कि ये भाग गया, तो बिल्कुल भगा दो बेटा उसको, CO4 एंड CO4 Cl2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। Cl, एक Cl अंदर आ जाएगा, एक Cl बाहर, ठीक है बेटा जी। क्योंकि अगर आप दोनों Cl निकालोगे, इस बात को समझना, कुछ बच्चे होंगे कि वो AgCl के 2 प्रेसिपिटेट बना के खत्म कर देंगे। 2 मत बना देना। क्यों मत बना देना? क्योंकि बेटा आपको जब प्रेसिपिटेट आप बनाओगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा साथ में कि यहां आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये पूरा हो रहा हो, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो रहा हो या 6 हो रहा हो। जनरली 6 हो रहा होगा,
ठीक है, तो इस चीज को अपने दिमाग में यहां बिठा लो बेटा कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 6 बन रहा होगा, तो इसको ध्यान में रखकर ही कुछ बाहर निकालना। जैसे मैंने यहाँ पर अभी सीएल नहीं लिखा था, मैंने एक सीएल यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था, तो जैसे ही मैंने इसको निकाला तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 बन गया, और मैंने कहा अगेन मैं गई किस पे, क्वेश्चन की तरफ कि मैंने कुछ गलत लिखा है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस चीज को पहचानना सीख जाओ कि जब यहाँ पर ये देखो अभी कितना बन रहा है, 4 5 6 और 1 7 बन रहा है। 7 कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हें जो पढ़ाए जाते हैं वो 6 पढ़ाए जाते हैं और 4 पढ़ाया जाता है। ठीक है, 4 से बनेगा आपका टेट्राहेड्रल, ठीक है, 6 का देख लो अभी तुम, 6 से बनता है आपका ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो हम तुम्हें 6 वाला पढ़ाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 वाले पर क्लियर बन गया, तो यही इसका क्या हो गया बेटा, प्रोबेबल स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर, डन, वेरी गुड। तो चलिए अब आते हैं, और इसने क्या दे दिया बेटा साथ में, ये सीएल बाहर निकालोगे ना तो AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और फिर यही आपका ये आंसर हो जाएगा। अब आ गए हम अपने आखिरी सवाल पर। बेटा ये जो आखिरी क्वेश्चन है ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, और ये जो लिखा हुआ है ये मोलर कंडक्टेंस है। ठीक है, अब मोलर कंडक्टेंस आपको पता है क्या होती है, हाँ क्या होती है मोलर कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ी है, हाँ पढ़ी है बिल्कुल। और यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है कि जो मोलर कंडक्टेंस है वो बढ़ती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने से। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल्स किसमें है, अगर मैं इसको देखूं बेटा तो इसमें मेरा, इसमें देखना बेटा H2O, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, अब देखो बेटा यहां से जो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलेंगे, एक ये और 3 ये, तो यानी कि यहां से मुझे 1:3 का रेशियो मिलेगा, और यहां से मुझे मिलेगा 1:2 प्लस, देखो ये 1:2 का रेशियो मिलेगा, Cl के 2 पार्टिकल्स हैं, यहां मुझे मिलेगा 1:1 का रेशियो, Cl का 1 पार्टिकल है। बेटा वाटर को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, वो आयोनाइज नहीं होगा। ठीक है, वाटर इतनी इजीली आयोनाइज नहीं होता है H+ और OH- में, इसलिए मैं वाटर को काउंट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो तो मैंने Cl को काउंट कर लिया, Cl को काउंट कर लिया, और Cl को काउंट करने पे यहाँ देखो ये हो गया मेरा 1:3 का रेशियो, 1:2, 1:1, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, 1 + 3 4। वेवलेंथ ऑफ फैक्टर आई, सॉल्यूशन चैप्टर याद करो, हाँ ऐसे तो निकालते थे। अब देखो तो यहाँ पर हो गए हैं मेरा 4, यहाँ हो गए 3 और यहाँ हो गए 2, तो 4 हो गए सबसे बेटा, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल 4 हो गए, फिर यहाँ 3 हो गए, यहाँ 2 हो गए। तो अब उसके अकॉर्डिंग कर दो, सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, 450, तो 4 किससे का 450 से। ठीक है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद है 250, ये इससे मैच हो जाएगा और ये इससे मैच हो जाएगा। डन, समझ में आ गए क्वेश्चंस? देख लो बेटा वर्नर थ्योरी पे इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें मैंने टफ से इजी से लेके टफ सब मैंने मिक्स करके डाल दिया है। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको याद ही होगा, इट इज ऑल मिक्स्ड अप क्वेश्चन, तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हुए हैं। बस एक बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, वर्नर थ्योरी के और थोड़े से क्वेश्चंस कर लेना। अगर तुम एटलीस्ट से लीस्ट तो 5 से 6 सवाल भी लगाते हो वर्नर थ्योरी के इन क्वेश्चंस को करने के बाद में, तो इट इज इनफ। ओके, तो चलो अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में, विच वुड बी अबाउट सिडविक्स थ्योरी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत 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 खुश रहिए। बाय।